तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर मैं जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स मैं आप सभी के लिए लेकर के आता हूं। तो आज उसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए हम पढ़ने वाले हैं सेल द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स के प्यारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर सेल पे वीडियो अपलोड करिए, तो आज उसी को कंप्लीट करने के लिए आपके सामने मैं आया हूं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में क्लास को शुरू करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, अगर लगने लगे लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलिए। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो प्राप्त नहीं होता। तो आपको लक्ष्य को नहीं बदलना है, हमें ये देखना है कि हमारे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई और उस कमी को ख़त्म करके दोबारा से उस लक्ष्य के पीछे लग जाना है, अपने प्रयासों को बढ़ा देना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है, व्हाट इज सेल। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरीके से किसी भी बिल्डिंग का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना हुआ होता है, सेम उसी तरह से हमारा शरीर भी छोटी छोटी सेल्स से या स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो सबसे पहले सेल का निर्माण होता है, सेल के बाद में टिश्यू बनते हैं। जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। जब बहुत सारे टिश्यू, एक ही फंक्शन वाले टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। उन ऑर्गन से फिर सिस्टम बनते हैं और सिस्टम से पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सेल को सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सेल की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जो कि कॉर्क में या डेड सेल हम कह सकते हैं, उसकी सबसे पहले खोज की। और उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइव सेल की खोज की, जिनका नाम था एवी लीवानहुक, एंटोन वॉन लीवानहुक, जिन्होंने लाइव सेल को ऑब्जर्व किया। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। चलिए अब हम एक एक करके स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप सेल का डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में आपको सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल एक ही जगह दिखाई पड़ रहे होंगे। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उसके बाद में राइबोसोम, लाइसोसोम, सारे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। तो सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले सेल में फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस। ये सभी सेल ऑर्गेनेल मिलके सेल्स को बनाते हैं। मैंने एक वर्ड बोला है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है? लिटिल ऑर्गन, छोटे ऑर्गन जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्टली सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इट इज द आउटर प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेल। सेल को बाहर से एनक्लोज करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। और सेल मेम्ब्रेन मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट होता है प्रोटीन, जो कि 55% होती है। सेकेंड कंपोनेंट लिपिड, जो कि 40% होता है। और थर्ड कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, जो कि 5% प्रेजेंट है। अब आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हैं प्रोटीन के, फैट के ये मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। येलो कलर से जो दिखाया गया है वो काय के मॉलिक्यूल्स हैं? वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। और प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपको ब्लू कलर से आपको दिख रहे होंगे, जो कि एक चैनल की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है साइटोप्लाज्म की। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर ही पाया जाता है, या सेल मेम्ब्रेन इसको एनक्लोज करके रखती है। ये एक फ्लूइड होता है जो कि 80% वाटर से मिलकर के बना हुआ है, जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं, इसी के अंदर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल है, जिसका नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल। क्या कहते हैं इसको? कंट्रोलर ऑफ सेल। लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा गया है वो है, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है, और इस न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है,
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस को एनक्लोज करने का काम करती है, घेरने का काम करती है। और सबसे पहले फर्स्टली रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की खोज की। क्लियर हो गया न्यूक्लियस के बारे में। चलिए एक डायग्राम के थ्रू हम न्यूक्लियस को समझेंगे कि आपको दिख रहा होगा बीच में रेड कलर से आपको दिख रहा होगा ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। उसके चारों तरफ आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियर पोर्स है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और बीच में न्यूक्लियस के बीच में बिल्कुल बीचों बीच में आपको दिख रहे होंगे जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए आरएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के क्या क्या रोल हैं, क्या क्या काम है। सबसे पहला काम होता है इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी। सेल के अंदर क्या चीज़ आनी है जानी है, किसका फॉर्मेशन होना है, किस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होना है, किस मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करना है, ये सब कंट्रोल कराना, ये किसका काम है, न्यूक्लियस का। इसलिए इसको हम कंट्रोल बॉडी ऑफ सेल भी बोलते हैं। दूसरा फंक्शन होता है इसका इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए एंड आरएनए, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं वो भी इसके अंदर ही स्टोर होते हैं। अगला इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को फॉर्मेट कराने में, सिंथेसिस कराने में ये हेल्प करता है, क्योंकि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन न्यूक्लियस से ही होता है और राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प इन सेल डिवीजन। एक सेल से दो में, दो से चार में, यानी डिवीजन होना, डिवाइड करना, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। और अगला फंक्शन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए की सिंथेसिस भी डीएनए के द्वारा ही होती है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी पहले तो हम ये समझेंगे क्या है। गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो हेल्प करता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। गोल्जी बॉडी का काम होता है प्रोटीन को प्रोसेस करना और पैक करना। ये उस प्रोटीन को पैक करता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई है। आगे हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे कि गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में सबसे पहले गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। ठीक है, चलिए अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई सारे प्रोटीन की यूनिट्स पैक होती हैं, प्रोसेस होती हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगला सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाई गई प्रोटीन ही गोल्जी बॉडी उसको पैक करता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये है क्या, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल थ्रू विच प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स मूव। ये एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, मूव करते हैं। मेन इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। वैसे प्रोटीन का जो बनाने का काम है वो राइबोसोम का है। अभी अभी मैंने जस्ट पहले कहा था आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, वो इसलिए कहा था क्योंकि राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए राइबोसोम प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पर ये दो तरह से बांटा गया है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहा गया है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और राइबोसोम के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो आउटर सरफेस होती है, नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो रफ होती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। ठीक है, अब बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, मीन्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसकी जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ होती है। दूसरा, अब बात आती है करता क्या है, तो इट हेल्प इन मेन सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस। रफ वाला प्रोटीनियस सब्सटेंस यानी प्रोटीन बना रहा था, लेकिन ये नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस बनाता है जिनका प्रोटीन से कोई संबंध नहीं है, जैसे स्टेरॉइड, हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल आदि। अगला, इट ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जब सेल के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर कर जाता है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम कौन करेगा, यही करेगा। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप डायग्राम देख सकते हैं। इसकी सरफेस पर आपको कोई भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह कैसा भी मॉलिक्यूल राइबोसोम्स का प्रेजेंट नहीं होता है, आपको दिख रहा होगा। चलिए अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया से वो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के ऑक्सीडेशन के द्वारा ये क्या करता है, एटीपी को फॉर्मेट करता है। और सबसे पहले 1857 में एल्बर्ट बोन कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने, नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इसकी खोज की। आप नीचे देख सकते हैं, ये उसका डायग्राम बना हुआ है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम पर। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो किसी भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेनस लेस ऑर्गेनल्स होते हैं, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती। ये लगभग 65% आरएनए और 35% प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो इसी के साथ में आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। मैं कई बार देखता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ वीडियो को देखते हैं, लेक्चर को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेट, हम भी खुद हों मोटिवेट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेक्चर्स लेकर के आएँ। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।